चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है फ्लूइड्स ऑफ चॉइस या फ्लूइड थेरेपी या जैसे हम रिससिटेशन ऑफ फ्लूइड कहते हैं। रिससिटेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है ब्रिंगिंग समवन बैक टू द लाइफ। तो इसलिए मतलब रिससिटेशन ऑफ फ्लूइड्स का मतलब ये हुआ कि हमने अपने फ्लूइड लेवल को जो है वो बैक टू नॉर्मल करना है। चूँकि रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ सर्जरी के टॉपिक्स को भी कवर किया जाए, इसलिए जो ये फ्लूइड थेरेपी है ये सर्जरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ बॉडी वाटर क्या है। हमारे पास टोटल बॉडी फ्लूइड्स का इंट्रा सेलुलर जो है वो 67% है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो 33% है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या तो वो वेंस के अंदर प्रेजेंट होता है या वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सूरत में प्रेजेंट होता है, और जो इंट्रा सेलुलर है या तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा या वो इंट्रा सेलुलर होगा। तो ये हमारे पास फ्लूइड की डिवीजन है। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो इंट्रा सेलुलर है वो 2/3 होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो 1/3 होता है ओनली। फ्लूइड थेरेपी की इंडिकेशंस में कुछ ऐसी कंडीशन सर्जिकल कंडीशंस है जिसमें पेशेंट जो है वो ऑरली डाइट नहीं ले सकता, इसलिए वो हम उसको जो है वो सपोर्टिव थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, जैसे कोमा हो गया, एनेस्थीसिया हो गया। इसके अलावा लॉस ऑफ वाटर है, इधर फ्रॉम एक्सेसिव ब्लीडिंग और फ्रॉम वॉमिटिंग और डायरिया। डिहाइड्रेशन आ सकती है, शॉक आ सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया आ सकता है। इन शॉर्ट ऐसी तमाम कंडीशन जो बॉडी की होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करती हैं, बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस का सबब बनती हैं, उनमें हम तमाम जो है फ्लूइड थेरेपी करते हैं। फ्लूइड थेरेपी के लिए रूट्स जो हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, आईवी भी हो सकते हैं, सबकट भी हो सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें हम एक हमारे पास मेंटेनेंस फ्लूइड आएगा, दूसरा जो होगा रिप्लेसमेंट फ्लूइड आएगा। मेंटेनेंस फ्लूइड वो होता है कि जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा बॉडी फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट की, जिसमें हमारे पास डेक्सट्रोज आता है, नॉर्मल सेलाइन आता है। और दूसरी जो है रिप्लेसमेंट फ्लूइड होता है, जो कि आपकी बॉडी से जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है उसको मेंटेन करेगा, जैसे कि डायरिया या वॉमिटिंग की सूरत में। फ्लूइड की कंपोजिशन के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं क्रिस्टलाइड्स में और कोलाइड्स में। क्रिस्टलाइड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। ये आप देख लें कि आइसोटोनिक में हमारे पास नॉर्मल सेलाइन आ रहे हैं और आइसोटोनिक में 0.9% नॉर्मल सेलाइन और लैक्टेटेड रिंगर यूज़ होते हैं, और मोस्टली यही यूज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख लें हाइपोटोनिक कौन से होते हैं और हाइपरटोनिक क्या होते हैं, और नीचे उनकी इंडिकेशंस दी गई हैं कि तीनों सॉल्यूशंस जो हैं वो हम किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। लाइक आइसोटोनिक को हम ब्लड लॉस में, बर्न में, एनाफिलैक्टिक शॉक में, डिहाइड्रेशन में जो हम यूज़ करते हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर को आप थॉरली जो है वो याद कर लें। यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेलाइन एंड लैक्टेटेड रिंगर। इसमें आप इसको थॉरली पढ़ लें। जो लैक्टेटेड रिंगर है वो ज़्यादा देर स्टे करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, यानी कि जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का लॉस होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, वहाँ पे लैक्टेटेड रिंगर का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके अलावा जो लैक्टेटेड रिंगर है वो लिवर में जाके बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एसिडोसिस के अंदर हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, हम लैक्टेटेड रिंगर यूज़ करेंगे। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास बेसिक होते हैं, तो वो एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं वेटनरी कैप्सूल का एक पेज अटैच कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे जाके ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, उनकी कंपोजिशन और उनके जो इंडिकेशन है वो बताई हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने स्लाइड अटैच की है कि हम डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन को कैसे असेस करेंगे। जब वो असेस करेंगे तभी हम फ्लूइड थेरेपी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है सोडियम का सीरम लेवल, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, 130 मिली इक्विवेलेंट से कम नहीं होना चाहिए और 170 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो सीरम ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी और न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स जो हैं वो एनिमल में या ह्यूमन में ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसी तरह एक टर्म है कीमोसिस, जो कि है जी फ्लूइड ओवरलोड की एक निशानी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी कि हमने मेजरमेंट कैसे करनी है कि हमने कितना फ्लूइड देना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, परेशान नहीं होना। एनिमल का वेट परसेंटेज डिहाइड्रेशन, वो जो पीछे मैंने एक टेबल दिया है उधर से मेजर करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फ्लूइड आ जाएगा जो एनिमल में डेफिशिएंट है।
और एंड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, फ्लूइड ऑफ चॉइस। डायरिया में रिंगर लैक्टेट, वॉमिटिंग में नॉर्मल सेलाइन, बर्निंग में भी रिंगर लैक्टेट, सेप्सिस में क्रिस्टलाइट फ्लूइड यूज़ करते हैं और स्वेटिंग में भी नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं। वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ टॉपिक को समराइज़ करके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके जहन में इस वीडियो से, इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।